अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो पीबीए सीरीज़ का पहला लेक्चर है, जिसमें हम दो टॉपिक्स या दो प्रैक्टिकल्स जो है वो कवर करेंगे। इसमें हमने ऑसिलोस्कोप की बेस पे इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म्स को देखना है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए और इसी तरह से फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो उन दो चीज़ों को हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे, उनके पॉसिबल क्वेश्चंस जो हमसे पूछे जाते हैं, और पॉसिबल क्वेश्चंस के साथ साथ दूसरी चीज़ जो हम देख रहे होंगे कि अगर हमें रेक्टिफिकेशन में वेव फॉर्म्स देखनी है इनपुट सिग्नल की और आउटपुट सिग्नल की, तो वो हम किस तरह से देख सकते हैं। इससे पहले कि मज़ीद डिटेल की हम बात कर लें, ये एक बेसिक सर्किट जिसके ज़रिए से हम इसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं उसे ऑब्ज़र्व कीजिए, और जो वेव फॉर्म्स यहाँ पे ट्रेस हो रही हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। और थोड़ा सा हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि ऑसिलोस्कोप को सर्किट में जब कनेक्ट करना है तो किन दो पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करना है, और फिर उसकी बेस पे जैसे इस वक्त अगर आप थोड़ा गौर करें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है जो कि एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, जो कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का ऑल्टरनेटिंग सिग्नल प्रोवाइड करेगा। और ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी हो सकता है, और जिसे हमने मेंस के साथ कनेक्ट किया होता है, और एक रेजिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं जो कि 4 ओम्स का है, और इसी तरह से एक डायोड जो है उसको यूज़ किया जा रहा है। अब अगर आपने इनपुट सिग्नल हासिल करना हो तो इसके लिए हम इन दो पॉइंट्स का यानी सोर्स के क्रॉस या जो ट्रांसफार्मर से आने वाली आउटपुट होती है उसके अक्रॉस ऑसिलोस्कोप को कनेक्ट कर रहे होते हैं। और अगर इसी तरह से आउटपुट सिग्नल लेना हो तो उसके लिए हम ऑसिलोस्कोप जो है वो रजिस्टर के अक्रॉस अटैच कर रहे होते हैं। अब याद रहे, इस केस में जो हमें आउटपुट मिल रही होती है वो पल्स वेटिंग डीसी हुआ करती है, और अगर हमें यहाँ से प्रॉपर डीसी को हासिल करना है तो इसके लिए हमें फ़िल्टर का यानी एक कैपेसिटर का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ता है। तो आप थोड़ी सी इस एनिमेशन को ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरह से यहाँ पे इनपुट सिग्नल प्रोवाइड हो रहा है और उसके साथ आउटपुट के ऊपर जो सिग्नल मिल रहा है वो हमें कैसा मिल रहा है। तो इसके लिए अब यहाँ पे आप बगौर देख सक रहे होंगे, ये ऊपर वाली वेव फॉर्म जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये हमारा इनपुट सिग्नल है जो कि इस सर्किट को प्रोवाइड किया जा रहा है, या एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है जो हम इसे सप्लाई कर रहे हैं। और जवाबन हमें यहाँ से जो आउटपुट के ऊपर वोल्टेज मिल रही है वो पल्सवेटिंग डीसी है, जिसमें अगर आप नेगेटिव साइकिल को देखें तो वो बीच में से स्किप्ड है, चूँकि पॉजिटिव साइकिल के लिए डायोड कंडक्ट कर रहा होता है और नेगेटिव साइकिल के लिए डायोड की कंडक्शन स्टॉप हो चुकी भी होती है। तो इस केस में वो पार्ट बीच में से स्किप हुआ हुआ है। बाकी ये अगर हमसे पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर कि आप हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वेव फॉर्म्स को प्लॉट करके दें, तो इनपुट वेव फॉर्म ये हमारी ऊपर वाली इनपुट वेव फॉर्म बन जाएगी, जिसे मैंने कहा कि हम इन दो पॉइंट से हासिल कर सकते हैं। और नीचे वाली जो वेव है ये हमारी आउटपुट वेव फॉर्म बन जाएगी, जिसे हम इन रजिस्टर के अक्रॉस ऑसिलोस्कोप को अटैच करके हासिल जो है वो कर सकेंगे। तो ये थोड़ा सा हमारी वेव फॉर्म्स की ट्रेसिंग और किस तरह से किया जाता है उससे मुतल्लिक कुछ गाइडेंस है। फिर इसी तरह से इससे रेलेवेंट जो क्वेश्चंस हमसे पीबीए के अंदर पूछे जा सकते हैं, एक तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका कि अगर हमें वेव फॉर्म्स प्लॉट करने के लिए कहा जाएगा तो वो हमें कैसे प्लॉट करनी है। और दूसरी चीज़ देखिए, हमें कहा जा सकता है कि आप आरएमएस वैल्यू जो है इस केस में कैलकुलेट करें, चूँकि हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो पल्सवेटिंग डीसी आ रही है। और अगर इस केस में चूँकि पूरा साइकिल भी हमें नहीं मिल रहा, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस वक्त फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर सर्किट के केस में अगर पीक वैल्यू हमारे पास 5 वोल्ट्स की इक्वल है, तो जैसे ही हम यहाँ पे से यूज़ करेंगे तो 2.5 वोल्ट्स हमारी आउटपुट या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है इस डीसी के हवाले से आ जाएगी। बाकी अगर हम पीक वैल्यू के हवाले से, और या फिर ऐसे कहिए कि जो प्योर डीसी के हवाले से वैल्यू की कैलकुलेशन है वो कैपेसिटर अटैच करने के बाद देखी जाती है, जब आप इधर पैरेलल में कैपेसिटर को अटैच कर देते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के केस में ये कुछ की पॉइंट्स बेटे हमें जहन में रखने हैं। फिर इसी तरह से अगर हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन के हवाले से बात करें तो पहले थोड़ी सर्किटरी के अंदर चेंज जो है वो डेवलप हो जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो बिल्कुल एक सिंगल डायोड के ऊपर बेस्ड होता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन हम दो तरह से हासिल कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये ब्रिज रेक्टिफायर वाली ऑप्शन है, और फिर इसी तरह से एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर जो है उसको यूज़ करके हासिल किया जा सकता है। अगेन थोड़ा कनेक्शंस को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि यहाँ पे चार डायोड्स यूज़ हो रहे हैं, दो एट अ टाइम कंडक्ट करते हैं और फिर दो नेगेटिव पार्ट ऑफ द साइकिल के लिए कंडक्ट करते हैं। एक रजिस्टर जिसे हम लोड रजिस्टर का नाम दे सकते हैं वो 4 ओम्स का बटे यहाँ पे यूज़ हो रहा है,
और वेव फॉर्म हासिल करने के लिए अगर आउटपुट वेव फॉर्म चाहिए तो याद रखिए हमें ऑसिलोस्कोप को पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के साथ अटैच करना होगा, ऑसिलोस्कोप की जो दो प्रॉब्स होती हैं। इसी तरह से अगर इनपुट सिग्नल हमें चाहिए तो इनपुट सिग्नल ऑब्टेन करने के लिए हम ऑसिलोस्कोप जो है उसे कनेक्ट कर रहे होंगे ट्रांसफार्मर से आने वाली आउटपुट पे। अब जैसे इस केस में ये केसी सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और 8 वोल्ट्स का सिग्नल जो है ये वो प्रोवाइड कर रहा है। तो थोड़ा सा इस एनिमेशन को देख लीजिए कि अगर हम इस वीडियो के हवाले से बात कर लें तो आप थोड़ा सा करंट का फ्लो यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि किस अंदाजे से करंट जो है या किस डायरेक्शन में करंट का फ्लो चल रहा होता है। और कीजिए कि जो लोड रजिस्टर है वहाँ से करंट हमेशा सेम डायरेक्शन में है, इस केस में हम इसको डीसी कह रहे होते हैं, लेकिन ये पल्सवेटिंग डीसी है। वेव फॉर्म्स को थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए कि पिछले केस में जो वेव फॉर्म्स हमें मिल रही थी और इस केस में जो वेव फॉर्म्स मिल रही हैं वो डिफरेंट हैं। मतलब यहाँ पे जो आउटपुट वेव फॉर्म है उसमें नेगेटिव पार्ट ऑफ द साइकिल की दफ़ा भी डायोड कंडक्ट कर पा रहे हैं। एक सीक्वेंस ऐसा है कि आरएल में से करंट जो है वो पास हो पा रहा है। तो कंपैरेटिवली इस पल्सवेटिंग डीसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो ओरिजिनल एसी की फ्रीक्वेंसी का डबल हुआ करती है। यानी इस केस में अगर एसी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रखती है तो ये जो पल्सवेटिंग डीसी हमें यहाँ पे मिल रही है इसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज की इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से हम इन वेव फॉर्म्स को ट्रेस कर सकेंगे और ना सिर्फ ट्रेस कर सकेंगे, अगर ऑसिलोस्कोप की अवेलेबिलिटी हो तो हम आसानी से वहाँ पे अटैच करके देख सकते हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं पॉसिबल क्वेश्चंस के हवाले से। यहाँ जो दो पॉसिबल क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, एक तो एज इट इज़ आरएमएस वैल्यू से मुतल्लिक ही है और दूसरा जो है वो रजिस्टर में पावर डेसिपेशन के हवाले से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। अब पहले केस में अगर मैं कहूँ कि वेव फॉर्म्स ट्रेस करनी हो तो वो तो ऑलरेडी हमने देख लिया। अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो चूंकि पूरे साइकिल के एवज यहाँ पे बात हो रही है तो इस केस में या फुल वेव रेक्टिफायर के केस में जो पल्सवेटिंग डीसी की अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देखी जाए तो वो वी नॉट बाय अंडर रूट टू यानी पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू से कैलकुलेट होती है। और फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हमारी पीक वैल्यू 8 वोल्ट्स की है तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमारी 5.66 वोल्ट्स की इक्वल जो है वो निकल आती है। फर्दर मोड देखिए अगर हमें पावर डेसिपेशन के हवाले से बात कर दी जाए, हम चूंकि जानते हैं हमने ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर इस चीज़ को देख रखा है कि अगर हमें रूट मीन स्क्वायर करंट की कैलकुलेशन करनी हो तो कुछ एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास। एक बेसिक एक्सप्रेशन जो ओहम्स लॉ से हमें मिलता है कि हम वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करके हासिल कर सकते हैं। चूँकि पावर कैलकुलेशन रजिस्टर में करनी है तो हमें करंट की भी ज़रूरत है और करंट के साथ साथ रेजिस्टेंस की भी ज़रूरत है। और अकॉर्डिंगली अगर हम कैलकुलेट कर रहे होंगे आईआरएमएस को तो आईआरएमएस कैलकुलेट करने के लिए हमें वीआरएमएस और आर की ज़रूरत है। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं, इससे हमें आईआरएमएस का आंसर जो है वो मिल जाएगा। जब आईआरएमएस हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उसकी बेस पे हम जो पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर है उसकी कैलकुलेशन भी कर सकेंगे। तो इस तरह के पॉसिबल क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से बेटे हमसे पूछे जा सकते हैं। ये हमारे दो माइनर पीबीए के प्रैक्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे कवर हो जाते हैं। इसी तरह से मज़ीद हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में फ़र्दर कुछ प्रैक्टिकल्स को कवर करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।